Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the course of Software Engineering Concepts. So far, we have completed our discussion on different process models, including traditional process models and some recent process model, including unified process model and agile process models. In today's lecture, we will talk about principles that guide practice. अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये जो डिसिप्लिन है ये हमें डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जिनकी एप्लीकेशन डिफरेंट लेवल्स पे होती है। तो आज के लेक्चर में हम इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। इन प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किन पॉइंट्स के ऊपर बात की। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, स्कीम, गैमिंग और स्क्रम, जो हमारे पास दो प्रोसेस मॉडल्स हैं, इनको हमने देखा। इसके अलावा हमने कुछ और प्रोसेस मॉडल्स का भी जिक्र किया जो कि उसकी डिटेल्स आप तक छोड़ दी हैं कि आप उनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर की कितनी सिग्निफिकेंस है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाइल में, हमने उसके ऊपर बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि आज हम किन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हमारे पास बेसिकली क्या हैं। डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट, जो मैंने बात की कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल हैं, तो उनकी बिग पिक्चर देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि ये डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो उन प्रिंसिपल्स पे जो कि प्रोसेस लेवल पे यूज़ होते हैं, फिर जो प्रैक्टिस लेवल पे प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, और फिर जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के प्रिंसिपल हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये जो एजेंडा पॉइंट है लास्ट वन, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इसकी बिग पिक्चर देखेंगे जो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इनफैक्ट है क्या, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, पीपल हु क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस द डिसिप्लिन दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो तो प्रेजेंट एरा में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए कि इनफैक्ट व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ओके डिसिप्लिन तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन कौन सी हमें प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है या वो प्रैक्टिसेस क्या हैं, प्रैक्टिस से मुराद क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि वो प्रैक्टिस का जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय दिस प्रैक्टिस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू डेवलप द गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो इनफैक्ट हमारे पास अगर जेनेरिक वर्ड में देखा जाए तो प्रैक्टिस क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टूल्स दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कॉल अपॉन डेली बेसिस। तो एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि हमारे पास जो प्रैक्टिसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स दीज प्रैक्टिसेस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट प्रोवाइड प्रैक्टिसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टूल्स, जिनको हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक यहाँ पे हमारा कंसेंसस ये डेवलप हो गया कि जो प्रैक्टिसेस की हम बात करेंगे, दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स, दीज आर सम प्रिंसिपल्स, दीज आर मेथड्स एंड द टूल्स सजेस्टेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के हम इनको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिस का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली करता क्या है। अब इसको देखते हैं कि बेनिफिट क्या होता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म करता है। किसको ट्रांसफॉर्म करता है? हैप्पीज़र्ड अनफोकस्ड अप्रोच टू समथिंग दैट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। कि ये बेसिकली जो हमारी हैप्पीज़र्ड अप्रोच होती है, या एक यूँ कह लें कि एक प्लान्ड अप्रोच नहीं होती, ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें? एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में, एक प्लान्ड अप्रोच में, एक मोर इफेक्टिव हम कह सकते हैं वे में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन्स द प्रैक्टिसेस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन enable the software engineers to transform the haphazard, unfocused approaches to well-organized, more effective approaches in order to develop the software. अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो प्रैक्टिसेस बेसिकली allow managers to manage software projects and software engineers to build computer programs। तो ये मतलब जो मैनेजमेंट की टीम है उसको एनेबल करती है कि सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से
जो है वो मैनेज किया जा सके। तो अगर ये हाईलाइटेड पॉइंट देखें तो ये प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है या जो अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोवाइड करती है, इसको बहुत ही अच्छे वे में हमें क्लियर करता है। बेसिकली प्रैक्टिस पॉपुलेट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल देखिए, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रैक्टिस पॉपुलेट करती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को। किस चीज़ से पॉपुलेट करती है? विद नेसेसरी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट हाउ टू गेट द जॉब डन। तो इससे हमें एक बात ये क्लियर हुई कि हम अगर कहते हैं कि प्रैक्टिस क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली ये उन आप टेक्निक्स को कह सकते हैं, ठीक है, जो कि किस चीज़ की टेक्निक्स हैं, मुश्तमिल हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास बेसिकली जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं के बारे में, और दूसरा मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस पॉपुलेट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल विद नेसेसरी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट हाउ टू गेट द जॉब। तो इन इट मीन्स हमारे पास जो प्रैक्टिस है, इसका मुराद ये हुआ कि हमें ऐसे सेट ऑफ टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम टेक्निकल चीज़ों को और जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की बात करें तो वो हमें क्लियर हो गई कि हमारी हैपेजर्ड जो अप्रोच होती है उसको ऑर्गेनाइज वे में लेके आता है। और बहुत स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये जो प्रैक्टिस है इनफैक्ट हमें ये बताती है कि हमने इस प्रोसेस को कैसे टेक्निकली और लेके चलना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि हमारा मेन फोकस भी है आज के इस टॉपिक में। प्रिंसिपल्स यहाँ पे बिग पिक्चर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा है, लिखा है कि जी हम इसको देखेंगे कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हमारे जो प्रोसेस मॉडल्स हैं वो यूज़ कर अवेलेबल हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन हमें प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 3 लेवल्स हैं, यू कैन सी ऑल 3 लेवल्स ओवर हियर कि हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रिंसिपल। द फर्स्ट वन इज द प्रोसेस लेवल। प्रोसेस लेवल से क्या मुराद है? वही जो हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, जनरल एक प्रोसेस फ्लो हमने देखा, ठीक है। तो हमें ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और इन ऑर्डर टू डेवलप अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वी यूज टू फॉलो अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस लेवल पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और अगर हम देखें तो ये बहुत ही जेनेरिक लेवल के होते हैं। ये बहुत ही जेनेरिक लेवल के होते हैं, बहुत ही जेनेरिक, या आप यूं कह लें कि इनका लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन जो है, ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन अगर हम बात करते हैं तो इन प्रिंसिपल का लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, टेक्निकल थिंग्स को टच नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोड मैप ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू अचीव अ पर्टिकुलर स्टेज इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके। उसके बाद हमारे पास जो अगर हम देखें कि बहुत ही टेक्निकल जो प्रिंसिपल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, तो हम थर्ड पे पहले जंप करते हैं। वो हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास प्रोसेस मॉडल के अंदर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वी हैव न्यूमरस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। वो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कौन सी हैं? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ऑल दीज आर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन हमें बहुत स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स भी प्रोवाइड करता है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग प्लानिंग, ड्यूरिंग मॉडलिंग एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और इसी तरह से जो सो फोर्थ फेजेस आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो ये जो हमारे जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एक्टिविटी, यानी कम्युनिकेशन इज अ फ्रेमवर्क एक्टिविटी, तो उसके बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका लेवल ऑफ जो एब्स्ट्रक्शन होता है इज टू लो, यानी ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, एब्स्ट्रक्शन बहुत कम होती है इसमें। ठीक हो गया। अब बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर हम पॉइंट 2 के ऊपर जंप इन करते हैं कि फिर ये किस तरह के प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल दैट गाइड प्रैक्टिसेस। तो इनफैक्ट दीज प्रिंसिपल्स कम्स बिटवीन द हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन एंड लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, मींस ये इन बिटवीन आपके लाई करते हैं, जिनकी एब्स्ट्रक्शन का लेवल अगर हम देखें तो इट्स इन बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, मींस हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रक्शन इज काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल मींस एक प्रोसेस मॉडल को कैसे अचीव करना है टेक्निकली, उसके बारे में जो एक हाई लेवल की या एब्स्ट्रैक्ट लेवल की बात होगी वो यहाँ मिलेगी, और उसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज हमें कहाँ पे मिल रही होंगी? इन प्रिंसिपल्स में मिल रही होंगी। ओके। तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि द प्रिंसिपल्स that guide process, they are at very abstract level, and the principle that guide practices,
they have lower abstraction than the principle that guide the processes. और उसके बाद अगर हम उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो कि गाइड करते हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को, तो दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन इज वेरी लो, या हम यूँ कह सकते हैं कि दीज आर वेरी मच स्पेसिफिक एंड लिंक्ड विद स्पेसिफिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हमें क्लियर हैं कि कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स होंगे, प्लानिंग के प्रिंसिपल्स पे हम बात करेंगे, फिर मॉडलिंग प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे। और मॉडलिंग में हम जाएँ तो हमें पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडलिंग बेसिकली इट्स मॉडलिंग ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन, यानी एनालिसिस मॉडलिंग और डिज़ाइन मॉडलिंग। तो हम इसको अलग-अलग ऐसे दोनों के प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं, हम देखेंगे कि वो क्या हैं। फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के फेज़ को भी यहाँ आसानी के लिए 2 उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोडिंग है और टेस्टिंग पार्ट है। अगर कोडिंग में देखें तो बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग, ड्यूरिंग कोडिंग और फिर आफ्टर कोडिंग के हमारे पास जो प्रिंसिपल्स अवेलेबल होंगे हम उनके ऊपर बात करेंगे। एंड फाइनली कम्स द डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स। तो यूँ आप अगर देखें तो ये हमारे पास जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये तमाम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही स्पेसिफिक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे हम नंबर 1 और नंबर 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे, और 3 के बारे में जो प्रिंसिपल तीसरा सेट ऑफ प्रिंसिपल है इसके ऊपर हम आज के लेक्चर में बात नहीं कर रहे हैं, रादर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात इसलिए की कि आपको एक बहुत ही अच्छा क्लैरिटी के साथ आइडिया हो जाए कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स किन किन लेवल्स के लिए बेसिकली प्रोवाइड किए गए हैं और हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हुए अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले उन प्रिंसिपल्स को जो कि गाइड करते हैं किसको, प्रोसेस को गाइड कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस को गाइड कर रहे होते हैं, यानी ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल की इसमें बात की जाएगी, स्पेसिफिक बात नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, अगेन यू कैन सी, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस स्पेसिफिक टर्म, ट्राई टू बी एजाइल। कि आपने क्या होना है, एजाइल होना है, ठीक है। व्हेन एवर प्रोसेस मॉडल यू चूज इज prospective or agile, the basic tenet of the agile development should run your approach। यानी कोई भी मॉडल आप यूज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप एजाइल प्रोसेस मॉडल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो एजाइलिटी का एसेंस है दैट इज ट्राई टू अकोमोडेट चेंज, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में हमें कहना चाहिए कि एजाइलिटी क्या है, एजाइलिटी इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो बी एजाइल मींस ट्राई टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल while developing the software. The next is focus on quality at every step. Every step. ज़ाहिर है हमें जो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर्स पे भी बात करते हैं तो हमारा एक लेयर टोटली क्वालिटी के ऊपर बात कर रही है, तो यहाँ पे भी क्वालिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात की और जेनेरिक बात की जा रही है। यू ट्राई टू बी कॉन्शियस, यू मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर व्हाइल डेवलपिंग। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक प्रिंसिपल हमें बात कर रहे हैं। अब क्या है कि हम डिफरेंट जो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर हम कम्युनिकेशन सबसे पहले कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन का एग्जिट पॉइंट यानी व्हाट वी विल गेट एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन, वो जो वहाँ पे हमें मिलेगा वो इनपुट बनेगा प्लानिंग के लिए, और फिर प्लानिंग में हम उस पर काम करेंगे एंड हमारे पास प्लानिंग के एंड पे कुछ चीज़ मिलेगी। तो जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, वर्क प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस की, यानी प्लानिंग की वर्क प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन की वर्क प्रोडक्ट हमें मिलती है, डिलीवरेबल है, प्लानिंग की है, इसी तरह से मॉडलिंग की मिलती है। तो जितनी भी हमारे पास ये डिलीवरेबल्स हैं, ये वर्क प्रोडक्ट हमें मिल रही हैं, इनमें हमने क्या रखना है, हमने क्वालिटी का ख्याल रखना है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द वर्क प्रोडक्ट। The next is be ready to adapt. Be ready to adapt. Process is not a religious experience. When necessary, adapt your approach to constraint imposed by problem, people, and the project itself. कि इसमें अगेन वही फोकस है कि रिलीजियसली प्रोसेस को फॉलो ना किया जाए, रादर अगर हमें किसी स्टेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम की किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम राइज हो गई है, ठीक है, या कोई कस्टमर या पार्ट ऑफ टीम हमें उसके ऊपर इनपुट दे रहा है या प्रॉम्प्ट कर रहा है कि वी नीड दिस काइंड ऑफ चेंज और वी नीड टू अकोमोडेट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग पर्टिकुलर प्रोसेस मॉडल वेरी रिलीजियसली। The next is the principle about build an effective team. Build an effective team. कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है या प्रैक्टिस लेवल के ऊपर, ठीक है, जो हमारा बॉटम लाइन है वो लोग हैं, ठीक है, और हमने क्या करनी है इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम के ऊपर फोकस करना है।
जिनमें म्यूचुअल ट्रस्ट भी हो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी की जा रही हो। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम क्या होती है, मैं ऑलरेडी एजाइल के अंदर इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि कीपिंग इन व्यू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिफरेंट पीपल यूज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, ठीक है, और फिर वो उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रोसेस लेवल पे, वो हमारे पास है एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके फेल होने की एक रीज़न ये होती है कि हमने जो कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है या कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है वो हमने डिफाइन नहीं किया होता। इस मैकेनिज्म से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लाइक अगर हम ये बात करते हैं कि हमारी एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी एक टीम बनी हुई है डिफरेंट लोगों की, या अगर ये प्रोजेक्ट हमारे पास आप कह लें कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और बहुत सारे लोग इन मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, तो अगेन वी हैव दिस टीम वन, दिस टीम टू, और हमारे पास एक टॉप पे हमारे पास इस प्रोजेक्ट में लीड है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर टीम्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगी तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, अगर टीम्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं ये अपनी टीम के अंदर कम्युनिकेट करना चाहेंगे या ये दूसरी टीम के साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा ये हमने डिफाइन करना है। कि लाइक वो कोई एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे अपने टीम लीड को, वो उस रिक्वेस्ट के थ्रू देखेगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये मीट करना चाहते हैं दूसरे टीम मेंबर से, या फिर कस्टमर से अगर मिलना चाहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए वो इशू है। तो इन सारी चीज़ों के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिससे पता हो कि हर इंडिविजुअल को कि वो कैसे दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो कस्टमर है या टीम मेंबर है उसने कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर ये कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगा तो वो बहुत उसे पता ही नहीं होगा कि मैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कहाँ अप्रोच करूँ और कैसे अप्रोच करूँ। द नेक्स्ट इज मैनेज चेंज। अब अगर मैनेज चेंज की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल पे फिर मुझे नहीं जाना चाहिए। मैनेज चेंज क्या है, एजाइल मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि ट्राई टू अकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो इसके लिए आपका कोई भी अप्रोच हो सकती है चेंज की, आपके पास वो फॉर्मल वे हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल वे ये है कि कस्टमर प्रॉपर किसी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बताया कि आई वांट दीज चेंजेस, लेकिन अगर वो फॉर्मल है तब भी यू हैव टू अकोमोडेट। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि कस्टमर इज पार्ट ऑफ योर टीम एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर, या आप उससे रिव्यू ले रहे हैं जो आपने इंक्रीमेंट बनाया है तो उसके ऊपर आपको इनपुट देता है। तो एक अगर इनफॉर्मल वे में है इवन देन यू आर सपोज टू इनकॉर्पोरेट दैट पर्टिकुलर चेंज। उसके बाद है असेस रिस्क। रिस्क असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें क्या करना है। टेक्निकल रिस्क भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, लाइक कि अगर हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ऑटोमेट करना है, तो ऑटोमेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से कॉस्ट से लिंक्ड हमारे पास असेसमेंट्स हो सकती हैं। तो प्रोबब्ली ये पॉसिबिलिटी है कि जब हम प्रोजेक्ट में फर्दर मूव करते जाएं आगे तो किसी एक स्टेज के ऊपर हमें ये फील हो कि वी आर ऑन रॉन्ग डायरेक्शन। तो अब अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन पे हैं या किसी ऐसी स्टेज पे हमें ये फीलिंग आई है, तो अब क्या यहाँ पे हम बैठ जाएं, रुक जाएं? तो प्रोबब्ली इसके लिए एक बेटर अप्रोच ये होती है कि वी शुड हैव कॉन्टीजेंसी प्लान। कॉन्टीजेंसी प्लान मीन्स ऑल्टरनेट प्लान। हमें ऑल्टरनेट प्लान्स के को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इफ आवर वन प्लान्स यूज टू फेल वी शुड मूव टू द नेक्स्ट प्लान जो कि हमने कॉन्टीजेंसी के तौर पे रखा होता है। ओके, द नेक्स्ट इज क्रिएट वर्क प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड वैल्यू फॉर अदर्स। कि हमने जो भी वर्क प्रोडक्ट बनानी है वो इस माइंडसेट के साथ बनानी है। वर्क प्रोडक्ट मीन्स किसी फेज के एंड पे जो हमें चीज़ मिलती है। इसी तरह सारे फेजेस के एंड पे हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर रहेगा। तो जो भी हम वर्क प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं ये दूसरों के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए। लाइक अगर हम ये कहें कि कम्युनिकेशन के बाद मतलब प्लानिंग आता है एंड एंड ऑफ कम्युनिकेशन हमें एक डिलीवर मिलता है, ठीक है, जो कि जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं और वो एज एन इनपुट यूज होती है किसमें, प्लानिंग के लिए यूज हो रही हैं। तो दिस पर्टिकुलर डिलीवर शुड हैव वैल्यू ऑफ व्हाट इज पर्सन, मतलब ये इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, कंप्रीहेंड कर सकें। द नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिसेस। ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल है प्रिंसिपल का।
हम अभी तक जो सबसे पहले बात की हमने प्रोसेस लेवल प्रिंसिपल्स पे बात की है, जो प्रोसेस लेवल था, और इनका जो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है वो सबसे हाई था, हमने बात की है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ रहे हैं, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल हैं, कौन से, प्रैक्टिस लेवल के हैं। यानी इसमें जो बात की जाएगी टेक्निकल बात की जाएगी, लेकिन ये टेक्निकल जो बात होगी ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, रादर ये बहुत फ्रेमवर्क एक्टिविटीज से हट के जेनेरिक बात होगी, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। लाइक प्रिंसिपल नंबर 1, डिवाइड एंड कंकर। यहाँ पे फोकस ये किया जा रहा है कि व्हेन एवर यू गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को क्या करें, सबसे पहले सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करके देखें, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड एज अ होल प्रॉब्लम को देखेंगे तो जाहिर है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना या उसकी ऑटोमेशन के बारे में सोचना ये मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, प्रॉब्लम को डिवाइड करें छोटे छोटे मॉड्यूल्स में और फिर देखें कि हर एक मॉड्यूल का आप सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एसेंस भी यही है कि हम उसमें लेके चल रहे होते हैं, कौन सी अप्रोच, टॉप डाउन नहीं होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है। तो यहाँ पे भी अगर हम उससे भी लिंक करें तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी लिंक होता है। तो डिवाइड एंड कंकर इज अ काइंड ऑफ टेक्निकल बट एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल प्रिंसिपल। The next is understand the use of abstraction. This is very very important कि हमने जो एब्स्ट्रैक्शन का है ख्याल रखना है। ये एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि अर्ली स्टेजेस पे हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास लेटर ऑन जो स्टेजेस आ रही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमने इन टेक्निकल डिटेल्स में जाना है। अगर हम बहुत अर्ली उस एब्स्ट्रैक्ट लेवल से हट जाएँगे और स्पेसिफिक हो जाएँगे, टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएँगे, तो प्रोबब्ली हम जो एक बिग पिक्चर एक प्रोजेक्ट के बारे में अर्ली स्टेजेस पे देखना चाह रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएँगे। So remember this thing, understand the use of abstraction. At its core, an abstraction is a simplification of some complex element of a system used. तो अब यूं कहें कि जब हम स्टार्ट करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन लेवल हम हायर रखते हैं तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट हायर लेवल थिंग्स। हम ज़्यादा उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, टू कीप द थिंग सिंपल, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा रहे। और जब हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल की या ऊपर के लेवल की चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्ली हम नेक्स्ट स्टेज में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकते हैं और तब हमें एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लाइक इसकी एक एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि अगर कस्टमर हमें एक रिक्वायरमेंट बता रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को सुने इंस्टेड कि हम क्या है कि उसका कोई टेक्निकल सोल्यूशन देखने की कोशिश करें या फर्दर जंप इन कर दें और उसमें कहें कि ओके ये आपको चीज़ कैसे चाहिए एंड सो फोर्थ, डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। The next is strive for consistency. Consistency is very important. A familiar context makes software easy to use. हमने जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हमने चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना है। कंसिस्टेंट मीन्स एक जैसी। ये कंसिस्टेंसी डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जितनी भी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडलिंग के अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, तो तमाम लेवल्स के ऊपर दे शुड बी कंसिस्टेंट। लाइक कम्युनिकेशन के लेवल पे उन्होंने जो काम किया, ठीक है, और उसके लिए जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज़ की, डॉक्यूमेंटेशन यूज़ की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए प्लानिंग के साथ और प्लानिंग की मॉडलिंग के साथ। और अगेन जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट भी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लाइक अगर हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइक वेबसाइट है तो इसमें डिफरेंट वेब पेजेस हैं। अगर वो वेब पेजेस एक दूसरे के साथ फेमिलियरिटी नहीं रखते होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब एक यूज़र जो है वो किसी एक पेज से जब दूसरे पेज पे जाएगा तो अगेन वहाँ पे एलियन फील कर रहा होगा बिकॉज देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है जब हम स्पेसिफिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये कंसिस्टेंसी हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं उनके लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस थिंग्स। ओके जी, तो नेक्स्ट इज फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि जब हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में वी हैव टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, यहाँ से जब हम इस स्टेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो देयर शुड बी सम output. There should be some output of communication that becomes input of planning. And
इट गोज ऑन, ये बिल्कुल वैसे ही मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमने जो चीज़ें की वो नॉलेज आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ पे जो की इससे आगे, उससे अगली स्टेज में, इससे अगली स्टेज में। अगर हम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज पे फोकस नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली हमारे पास ये स्टेज जो इस पे डिपेंड कर रही है, हम ज़ाहिर है इसको इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इस स्टेज के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं प्लानिंग के ऊपर, और हम नॉलेज को प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं करते, तो चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हो पाएंगी। Okay, the next is build software that exhibit effective modularity. Effective modularity. This is very very important. हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। कौन से मॉड्यूल्स? दोज आर वेरी मच इफेक्टिव। अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? दिस इज लॉजिकल डिवीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मॉड्यूल से मुराद हर किस नहीं है कि ओके, इफ यू थिंक कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट को क्या करें कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से डिवाइड करना, ये जो है ये हमारे पास ये इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी नहीं है। ठीक है, कि हम हैप्पैज़र्ड या ब्लाइंडली डिवाइड करते हैं चीज़ों को। रादर हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है कि ओके, वो कौन से सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी। रादर हमने देखना है कि ओके, हमारे पास ये सेट ऑफ सिमिलर फंक्शनैलिटीज़ आ रहा है F1 से Fn तक, तो ये प्रॉब्ली मिलके या तो ये किसी एक पर्टिकुलर यूजर के लिए फंक्शनैलिटीज हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये फंक्शनैलिटीज आपस में सिमिलर हैं। हम कहते हैं कि ओके, लॉजिकली दीज शुड बी इन अ सिंगल बंडल, और ये सिंगल बंडल हमारे पास क्या होगा, ये सिंगल बंडल हमारे पास क्या होगा, ये मॉड्यूल बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कोई और सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज हैं, हम देखेंगे कि ओके दीज आर सिमिलर। ठीक है, या ये किसी एक यूजर के लिए, लाइक आप यूं कहेंगे ये स्टूडेंट के लिए थी, ये फैकल्टी के लिए है, तो प्रॉब्ली हमारे पास ये एक डिफरेंट मॉड्यूल बन जाएगा। ये मैंने एग्जांपल जस्ट उसी के कॉन्टेक्स्ट में दे दी, लेकिन keeping in view the similarity of the functionalities, we may develop different modules, and such kind of modules are very effective। ठीक है, तो हमने लॉजिकली देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रिलेट कर रही हैं, और इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी की तरफ जाना है। जब हम इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली दो कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं, यानी मैं नेक्स्ट उसमें भी डिस्कस करूंगा। एक होता है कोहेजन और एक होता है कपलिंग। हमारे पास से कोहेजन से मुराद ये है कि एक जो मॉड्यूल हमने बना दिया, इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, मींस इसे दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कोहेजन शुड बी हायर, ज़्यादा कोहेजन होनी चाहिए। ये तभी होगी जब हमारी सारी सिमिलर चीज़ें एक ही जगह पे होंगी। जब कहीं दूसरी जगह पे पड़ी होंगी तो हमें कहाँ पे वहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि अप्रोच ठीक नहीं है। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ है कपलिंग, जो इसका बिल्कुल 180 पे है कि हमने कपलिंग को रिड्यूस करना है। कपलिंग इज बेसिकली द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द अदर मॉड्यूल्स। तो हमने इफेक्टिव मॉड्यूल्स बनाने हैं बेस्ड ऑन देयर similar functionalities, and these modules should have high cohesion and low coupling. Okay. Next is look for patterns. प्रोबली ये वाला कॉन्सेप्ट इस स्टेज के ऊपर आप कंप्रीहेंड कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, मैं ऐसे बहुत ही एक बड़ी एग्जांपल से या एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है, जैसे कहते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं? पहले इसकी एक बिग पिक्चर ये है कि ये बेसिकली पास्ट सक्सेसफुल स्टोरीज़ होती हैं। पास्ट सक्सेसफुल स्टोरीज़ लाइक what we have done previously successfully. ठीक है, we may use that particular practice in this upcoming particular project and the project we are going to develop, हम उसमें उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि हमने बेसिकली वो जितनी गुड प्रैक्टिसेस होते हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड वे में डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आती है तो हम जिस तरह का अभी पास्ट में सोल्यूशन अप्लाई किया था और वो सक्सेसफुल था, और वही सॉल्यूशन हम अपकमिंग प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकें। तो जब हम इन चीज़ों के एक स्टैंडर्ड वे में डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि दीज आर पैटर्न्स। हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज दैट पर्टिकुलर पैटर्न दैट वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि पैटर्न्स के ऊपर फोकस करें। अगर आप एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है तो देखें कि पास्ट में आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी हो, तो ट्राई टू फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न। और अगर फॉर इंस्टेंस यू आर पासिंग थ्रू नोवेल प्रॉब्लम, ठीक है, तो फिर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें और उसका पैटर्न बना दें ताकि फ्यूचर में आपका वो पैटर्न यूज हो सके। The next is, when possible, represent the problem and its solution from a number of different perspectives. Number of different perspectives. इससे मुराद ये है कि probably if you are facing a particular problem,
वो आपके प्रोजेक्ट में किसी एक स्टेज के ऊपर हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, प्लानिंग से रेलेवेंट हो सकता है, या कोई भी एक प्रॉब्लम है। तो आपने इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये नहीं है कि आप जस्ट एक सिंगल वन टू वन सॉल्यूशन बनाएं और कहें कि ओके ये सॉल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है। दिस इज नॉट राइट अप्रोच। रादर what you should do, you should go for numerous alternatives like आपको देखना चाहिए कि ओके ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का एक S1 सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन S2 भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन S3 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब आप डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाएंगे तो यू कैन कंपेयर दिस सॉल्यूशन, और आप देख सकते हैं कि इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। देन आउट ऑफ दिस न्यूमरस सॉल्यूशन यू मे select the best one in order to solve a particular problem. Okay, the next principle, that is principle number 8, remember that someone will maintain the software. Again, this is very important thing कि अगर आप चीज़ें जब बना रहे होंगे, डेवलपमेंट कर रहे होंगे, डेवलपमेंट के बाद कौन सा फेज आता है? ऑपरेशन का। और ऑपरेशन के साथ ही लिंक्ड है आपका मेंटेनेंस का फेज। आपको याद हो हमने कहा था कि जी अगर हम ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर की फेजेस को डिवाइड करते हैं, डेवलपमेंट, आफ्टर देन ऑपरेशन और फिर मेंटेनेंस, जो हमने डेफिनेशन भी देखी थी IEEE की, जिसमें हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड एंड क्वांटिफाइबल अप्रोचेस टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो दीज आर बेसिकली कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले डेवलपमेंट हो रही थी, फिर ऑपरेशन, फिर मेंटेनेंस। तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि लाइक अगर हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अगर एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और इसको डेवलप करते हुए हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखते, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट करके ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं बना रहे होते, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब फॉर इंस्टेंस मेंटेनेंस आपकी, इन्होंने किसी एक स्टेज के ऊपर टाइम TN के ऊपर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि आपने बनाया है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है वो मेंटेनेंस करने के लिए वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो सॉफ्टवेयर को देखेंगे। इफ दे फाइंड थिंग्स वेरी मच कॉम्प्लेक्स, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू डू मेंटेनेंस कि वो उसे अप्रोप्रिएटली मेंटेनेंस कर सकें, यानी उसकी करेक्शन को ठीक कर सकें, कोई एडेप्टेशन करनी है उसको कर सकें, या एनहांसमेंट करनी है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि मेंटेनेंस करने वाले पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वही हो सकता है कोई और पर्सन आता है। आपने चीज़ें ऐसे स्टैंडर्डाइज वे में रिप्रेजेंट करनी है कि कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर्सन, इफ कंसल्ट योर डॉक्यूमेंटेशन, इफ कंसल्ट योर सॉफ्टवेयर, तो वो इजीली आपकी जो मेंटेनेंस है इधर इन द फॉर्म ऑफ करेक्शन, एडेप्टेशन और एनहांसमेंट उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। दैट्स व्हाई अब इस पॉइंट को दोबारा देखें कि रिमेंबर दैट समवन विल मेंटेन द सॉफ्टवेयर, किसी ने आपके सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है, तो ट्राई टू बी सिंपल, ठीक है, ताकि आपका ये मेंटेनेंस फेज है ये आराम से किया जा सके, और इन चीज़ों का ख्याल डेफिनेटली आपने डेवलपमेंट के टाइम पे रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर को अगर हम सम अप करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली उसमें जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इटसेल्फ है क्या, इस चीज़ को हमने देखा। तो हमने ये देखा कि बेसिकली जो प्रैक्टिस है ये क्या करती है, जो प्रोसेस मॉडल है उसको पॉपुलेट करती है विद टेक्निकल थिंग्स एंड मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रैक्टिस है। सही हो गया। और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक पूरा डिसिप्लिन है, ये हमें कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, और प्रिंसिपल की एक बिग पिक्चर देखी ताकि हमें आइडिया हो कि ये प्रिंसिपल्स के लेवल्स क्या हैं। इसको हमने देखा, जिसमें हमने प्रोसेस लेवल के प्रिंसिपल्स को, प्रैक्टिस लेवल और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो लेवल प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस किया। इसमें हम डिटेल में जो आज के लेक्चर में कवर किया है वो सिर्फ प्रोसेस लेवल प्रिंसिपल्स को और प्रैक्टिस लेवल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। ठीक है, इनका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही हायर होता है। इनका जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है एज कंपेयर टू क्या है, प्रोसेस प्रिंसिपल्स, इनका लेवल कम होता है। ठीक है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कम होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर हम इन प्रिंसिपल्स पे मूव करेंगे तो इनका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मजीद होगा। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही लो होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के ऊपर ही, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। इन प्रिंसिपल्स का याद रखिएगा, लेवल ऑफ टेक्निकलिटी ज़्यादा होगा, बहुत स्पेसिफिक होंगे, और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही कम होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।